ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसका टॉपिक है डीएनए टेस्टिंग एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ केयर। इसका मीनिंग होता है कि डीएनए टेस्ट को हम ओवरऑल अपने हेल्थ केयर में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इस चीज का एडवांटेज हम कैरी ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली डीएनए टेस्ट होता क्या है। ये एक टाइप का ऐसा मेडिकल टेस्ट है जो आइडेंटिफाई करता है कि अगर आपके क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस है या जीन्स में कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि जीन्स का सीक्वेंस होता है लेकिन एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्ड में अगर जीन का म्यूटेशन बता दिया, मींस जीन की कुछ एबनॉर्मलिटी बताती है, तो उससे एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, वो डीएनए टेस्ट कवर अप करता है। देन प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको भी डिटेक्ट करता है। सो बेसिकली ये मेडिकल टेस्ट इन तीन चीजों पर काम करता है, जिसके रिजल्ट से हम लोग किसी भी टाइप के जेनेटिक कंडीशन को सस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंडीशन डेवलप करने के चांसेस पहले से ही हम पता कर सकते हैं एंड उस पे प्रिवेंटिव मेजर्स करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द आउटलाइंस के जेनेटिक टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है। अब इस चीज को हम अगर हेल्थ केयर के हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर हमें किसी भी टाइप की कुछ पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन होती है, जैसे डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया। तो डायबिटीज अगर किसी को है तो हर 3 महीने पे आप जाकर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलते हैं। आप इसलिए मिलते हैं बिकॉज आपको वो पर्टिकुलर इलनेस है। तो यहाँ पर जब मैं डीएनए टेस्ट के बारे में बात करूँ तो ये वेलनेस के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल होता है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपना डीएनए टेस्ट नहीं कराओगे तो आपको होने वाले जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो क्लिनिकल कंडीशंस है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको ये चीज़ पता हो गई है पहले से ही तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिकॉशियस रहते हो और प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उस चीज को आप कैरी ऑन करते हो। दैट इज वाई वेलनेस में इस चीज का ज्यादा देखा जाए तो बेनिफिट होता है कि आप उसको एज अ वेलनेस यूज कर सकते हो। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इलनेस एंड वेलनेस, जो एक प्रिवेंटिव मेजर में हम ले सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, तो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को सस्पेक्ट करके उस चीज को प्रिवेंट करना इज समथिंग वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड। तो वो बेसिकली प्रिवेंशन जो होता है दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या फिर न्यूट्रिशन। एंड ये दोनों भी रिक्वायर्ड होता है हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स को कैरी ऑन करना इन ऑर्डर टू नॉट डेवलप वन ऑफ द डिजीजेस जो आपकी आइडेंटिफाई हुई है कि आपके जेनेटिक रिपोर्ट से आपको सपोज ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो हमें पता है कि आपको ब्लड प्रेशर होगा। तो आप अभी से आपका सॉल्ट इनटेक कम करो, प्रोसेस फूड कम करो एंड वेट कम करो। सो ये सारी चीजें जो है लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन में आती है। सो दिस इज हाउ प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी डन जब हमें पता होता है कि आपको किसी भी टाइप का डिजीज का सस्पेक्शियस हो आप। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्लड टेस्ट एंड जेनेटिक टेस्ट। तो बेसिकली ब्लड टेस्ट जो होता है आपका, ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, ब्लड टेस्ट आपको अभी की जो कंडीशन है, अभी आपके कितने लेवल्स है ब्लड के अंदर, जो एबनॉर्मलिटी होती है, चाहे वो डायबिटीज का हो, यूरिक एसिड का हो, कोलेस्ट्रॉल का हो, ये सारी चीजें आपको फॉर द टाइम बिंग उस स्टेट में क्या है आपको लेवल्स पता चल जाते हैं। वेरेस जेनेटिक टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक टेस्ट में ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं जो लाइफ टाइम एक्सेसिबल होते हैं। बेसिकली ये हमारा एक तरीके का जितना भी नेचुरली एबनॉर्मलिटी है जेनेटिक वाइज, उस चीज की एक्सेसिबिलिटी पूरी लाइफ टाइम हमारे पास रहती है। और बेस्ड अपॉन दोज रिजल्ट्स आपका जो न्यूट्रिशन
प्लान होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं, एंटायरली पर्सनलाइज हो सकता है। सो ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट में इस चीज का मेन डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बारे में। जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है डीएनए टेस्ट की, तो एज पर दी डिफरेंट सेक्शंस हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द न्यूट्रिशन प्रोफाइल। तो न्यूट्रिशन प्रोफाइल में आपका जो जेनेटिक रेस्पॉन्ड होता है टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, उस चीज को आइडेंटिफाई कर कर किस टाइप के आपको क्लिनिकल कंडीशंस या फिर किस चीज की डेफिशिएंसी होने के चांसेस है। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज में हमारा न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड है। पहला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, वेरएज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सारे विटामिन, ओमेगा 3 फैट या फिर मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। सो दीज आर सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वेरएज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह आ जाते हैं। तो जब आपका जेनेटिक टेस्ट न्यूट्रिशन प्रोफाइल में होता है, फॉर एग्जांपल विटामिन ए के, तो अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का जेनेटिक रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स विटामिन ए का बैड रेस्पॉन्स बता रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल हायर रिस्क पे है टू हैव विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो मुझे ये चीज अभी से पता है, एंड एज ऑफ नाउ उनके विटामिन ए लेवल्स, विटामिन ए इनटेक एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि आगे जाकर उन्हें विटामिन ए का डेफिशिएंसी ना हो बिकॉज ऑफ हिज और हर जेनेटिक रेस्पॉन्ड, तो मैं उनकी डाइट में सेंसिबली विटामिन ए रिच फूड आइटम्स बाय डिफॉल्ट ऐड करूंगी। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड है, लाइक विजन का प्रॉब्लम हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। सो आंखों से रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर स्किन इन्फ्लेमेशन, ये कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे क्लाइंट को ना हो, मेरे पेशेंट को ना हो, इसलिए ये मेरा काम होगा कि मैं विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं डाइट के थ्रू उन्हें प्रोवाइड करूं। सो इस तरीके से हम अलग अलग विटामिन, मिनरल्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं उनके पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान में एज पर द जेनेटिक रेस्पॉन्ड। तो जब आप लोगों को बताने जाएंगे कि बेसिकली हमारा जो डाइट होता है, किस माध्यम से हम उस चीज को रूल आउट करते हैं, किस तरीके से हम पर्सनलाइज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल में जेनेटिक रेस्पॉन्ड अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए बताता है उस तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट के बारे में। तो वेट मैनेजमेंट में बेसिकली ये सारे फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, उस चीज को हमने इंक्लूड किया है, जैसे डाइट है, रिस्पॉन्ड टू एक्सरसाइज है, इंजरी रिस्क है, वेट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो इसमें भी अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर डाइट के बारे में मैं बात करती हूँ, तो एक इंडिविजुअल का ईटिंग बिहेवियर कैसा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें मालूम पड़ सकती है। जैसे स्वीट परसेप्शन है, मीन्स किसी को अगर मीठा खाने की ज्यादा क्रेविंग होती है, तो उनका जेनेटिक रेस्पॉन्ड कैसा बता रहा है। तो मैं उस चीज को आइडेंटिफाई करके जो हेल्दी स्वीट फूड आइटम्स होते हैं, तो वो उस चीज को मैं इनके डाइट में इंक्लूड कर सकती हूँ। एंड एज पर दैट स्वीट फूड आइटम वो ना तो वेट इतना गेन करेंगे, ना तो फिर अननेसेसरी शुगर कंज्यूम करने से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारी चीजों से मैं उनको अवॉइड कर सकती हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी से हम टॉक्सिन्स मींस हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा जेनेटिक रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स डिटॉक्सिफिकेशन प्रोफाइल अच्छा बता रहा है, तो इट इज एन आई डोंट थिंक फॉर मी कि अगर मैं कुछ जंक फूड या फिर अल्कोहल कंज्यूम करती हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे पता है कि मेरा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छा है, तो मैं बाय डिफॉल्ट उस चीज को डिटॉक्सिफाई कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द जेनेटिक रेस्पॉन्ड। फिर फूड सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे।
तो यहाँ पर लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ये सारी चीजें जो है, कैफीन सेंसिटिविटी, तो इस चीज में हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स को, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल ग्लूटेन इंटॉलरेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज हमारी बॉडी में ग्लूटेन टॉलरेट नहीं हो पाता। ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो व्हीट, राई, बार्ली ऐसे सीरियल्स से मिलता है। तो जिनकी बॉडी ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। एंड ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से काफी ज्यादा गट इश्यूज होते हैं, स्पेशली ब्लोटिंग। तो उस अगर मुझे मालूम है कि उस इंडिविजुअल का रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स ग्लूटेन अच्छा नहीं है, तो मैं उनके डाइट में ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स इंक्लूड करूंगी। सो इस चीज को हम लोग एंटायरली डाइट में यूज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, तो यहाँ पर बीएमआई है, जो वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस होता है, उस चीज का रेस्पॉन्ड उनका कैसा बता रहा है, मीन्स मोटापे से रिलेटेड फैट मेटाबॉलिज्म कैसा है उनका, रेस्पॉन्स टू स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो इस चीज का उनको कैसा वो रेस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो ये चीज आइडेंटिफाई करके उनके एक्सरसाइज प्लान करने में मुझे हेल्प मिलेगा। देन इंजरी रिस्क प्रोफाइल, अ लॉट ऑफ टाइम लोगों को मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करने से मसल इंजरी या फिर अदर इंजरीज हो सकती है। तो अगर मुझे एक इंडिविजुअल का इंजरी रिस्क पता है कि किस टाइप की इंजरी होने के चांसेस उनको ज्यादा है, जैसे लिगामेंट रप्चर हो गया, मसल इंजरी है, टॉप ऑफ दैट इंजरी तो हो गया, रिकवरी के चांसेस कितने हैं, उनका जीन्स कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है रिकवर करने के लिए। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई होने के बाद बहुत इजी हो जाता है फॉर योर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर टू डिसाइड किस टाइप का फिजिकल वर्कआउट आपको दिया जाए। वेट मैनेजमेंट, प्री डिस्पोजिशन टू ओबेसिटी मीन्स ओबेसिटी होने की कितने चांसेस हैं आपको। सेल्यूलाइट डिस्पोजिशन मीन्स बेसिकली स्किन फैट में एक चेंजेस आता है जो बहुत ही ज्यादा थाइस के नीचे नीचे वाले पार्ट में दिखाई देता है। तो अगर उसका जेनेटिक रिस्पॉन्ड बहुत हायर रिस्क पर बता रहा है मुझे, तो मैं नेचुरली आपके जो शुगर इंटेक है उसको कट डाउन करूंगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी एक्सेट्रा। सो ये सारे जितने भी ओवरऑल एस्पेक्ट्स हमने कवर किया है वेट मैनेजमेंट में, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द डाइटिशियंस टू प्लान एंड पर्सनलाइज योर लाइफस्टाइल एंड द डाइट प्लान। देन मूविंग ऑन टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज तो बहुत बड़ी बात होती है कि एक इंडिविजुअल को हार्ट डिजीज के कितने चांसेस है। एंड ऑल्सो हमारी जो रिपोर्ट होती है इसमें हम लोग टेस्ट करने के टाइम पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज को भी कैप्चर करते हैं। तो सिर्फ हार्ट डिजीज एक नहीं होता है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो आर्टरी में कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, उस चीज का जो जेनेटिक रेस्पॉन्ड होता है उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में बेसिकली ब्लॉकेज होता है ब्लड फ्लो का, जो हार्ट मसल तक पहुंचती है। तो उसको अगर पहले से रूल आउट किया जा सकता है, तो हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि आपको ये वाली कंडीशन होने के कितने चांसेस हैं। उसके बाद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली एक इरेगुलर ऑफन जो रैपिड हार्ट रेट होता है उसको बोलते हैं, एंड जिसके वजह से एबनॉर्मली ब्लड क्लॉट्स हार्ट में हो जाते हैं। एंड इसके वजह से फिर अटैक्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो दिस इज हाउ ये भी रूल आउट हो जाता है। हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली अगर कुछ ब्लॉकेज वगैरह होगा उसके वजह से जो ब्लड का प्रेशर होता है उसमें भी चेंजेस आएंगे। सो ये प्रॉब्लम्स को हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कवर अप कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट डीवीटी, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, बेसिकली इसमें वेन्स का डैमेज होता है पैरों में। सो दिस विल ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो, अल्टीमेटली दिस विल लीड टू स्ट्रोक। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इतने सारे
हार्ट डिजीजेस को हम कवर अप करके पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट वो इंडिविजुअल को ये चीज होने वाली है, तो बहुत 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 हेल्पफुल होगा कि उनको हार्ट डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकें। Then moving on to metabolic diseases. Metabolic diseases में basically all the problems related to the metabolism आता है, especially obesity होने के बाद, मोटापा होने के बाद जो problems लगती है एक के बाद एक, जैसे डायबिटीज है, हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया टाइप 3, एक तरीके का कार्डियक मार्कर ही होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो ये सारे टॉपिक्स को हम मेटाबॉलिक डिजीज एक वर्ड में क्लब करके बोलते हैं। तो डायबिटीज होने के चांसेस कितने हैं? मान लीजिए किसी की फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है ही नहीं डायबिटीज होने का, लेकिन आपके जेनेटिक रेस्पॉन्ड जो है वो हायर रिस्क पे बता रहा है टू डेवलप डायबिटीज लेटर, तो मैं उस चीज को अभी से प्रिवेंट करूंगी कि आपका जो भी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस हो, हर 3 महीने में आपके शुगर चेक हो, जस्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर कि आपका जो डायबिटीज है आपको हो ना जाए। देन टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी, हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया टाइप 3, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम मेटाबॉलिक डिजीज में कवर अप करते हैं। देन नेक्स्ट वन अबाउट द स्किन रिपोर्ट। स्किन रिपोर्ट में बेसिकली वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो हमारी डे टू डे लाइफ में बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल जो पोल्यूशन हम फेस करते हैं। ऑलराइट, आई एम सो सॉरी फॉर द ग्लिच। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसमें हम बेसिकली जो पोल्यूशन की वजह से हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी स्किन पर क्या असर होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। जो सेल डैमेज होता है जिसके वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन की लेयर्स में जलन होती है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद शुगर इफेक्ट, जिसको ग्लाइसिनेशन भी बोला जाता है, तो ग्लाइसिनेशन के वजह से चेहरे पर बहुत ही अर्ली स्टेज में बोला जा सकता है कि प्री मेच्योर एजिंग हो सकती है, तो उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एज, स्किन टेक्सचर, जिनका स्किन टोन अनइवन हो जाता है, मीन्स हाथ का कलर कुछ और है, फेस का कलर कुछ और है, बॉडी का कलर कुछ और है, तो ये अनइवन स्किन कलर जो होता है उस पे हम बात कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स है, स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, ऑयली स्किन, सन से हमारा जितना एक्सपोजर होता है उसके वजह से जो फोटो एजिंग होती है, पोल्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सो ऑल दीज ओवरऑल थिंग्स कैन बी कवर्ड अप इन द स्किन समरी रिपोर्ट। तो इसके हिसाब से जो स्किन न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ओमेगा 3, हम ये सारी चीजें डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अलोंग विद द एंटीऑक्सीडेंट्स। Then talking about reproductive health. So reproductive health is one of the most important and essential parameters जो एक इंडिविजुअल को एक्चुअल में पता होना चाहिए फॉर दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मेल्स के बारे में बात करें, सो मेल्स से उनके उस मेल्स में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो इश्यूज हो सकते हैं उन्हें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, वेरएज फीमेल्स में भी उन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जितना हो सके उतना नॉलेज होना चाहिए। तो मेल्स में हम लोग डिस्कवर करते हैं 3 बेसिक टॉपिक्स को, जैसे टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गया, तो ये बेसिकली एक टाइप का रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू है जिसमें आगे जाकर बिनाइन प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, मीन्स प्रोस्टेट का कैंसर, ये सारी चीजें हो सकती है। एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, सो दिस कैन बी आइदर मेल इनफर्टिलिटी के कितने चांसेस हैं आपको, तो जो बेसिकली यंग एडल्ट्स होते हैं द मेल्स, दे कैन रूल आउट दिस पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर पहले से ही।
देन रिस्क ऑफ स्पॉट बॉलनेस इन मेन, तो ये चीज में हमें मालूम पड़ता है। तो ये चीज, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा रिस्क ऑफ स्पॉट बॉल्डनेस होता है इन मेल्स, तो इसमें मालूम पड़ता है कि आगे जाकर हेयर लॉस के कितने चांसेस है, एंड हेयर लॉस इन द सेंस कि गंजापन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो बेसिकली मेल्स में क्या होता है कि 40-45 इयर्स के ऊपर men start to lose their hair, which ultimately leads to baldness। तो उस चीज को अवॉइड करना पहले से ही हम अगर करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, देन हम जो रिस्क है अपना स्पॉट बॉल्डनेस का, उसको हम कम कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द मेल, स्पेशली द यंग एडल्ट्स। देन टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसमें पीसीओएस का कितना रिस्क है उसके बारे में हम मालूम कर सकते हैं। तो आजकल जो यंगर पॉपुलेशन है, स्पेशली द यंग गर्ल, द टीन गर्ल्स, उनको पीसीओएस का बहुत ही ज्यादा कॉमनली ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। तो अगर उनको स्क्रीन करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना रिस्क है पीसीओएस का, तो हम उनको ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी, एंड अ लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज कैन बी अवॉइडेड अगर पहले से पीसीओएस रिस्क के बारे में मालूम होगा तो। Pregnancy loss and abnormal reproductive function. So females who are planning to conceive, who are planning for a child, can definitely test themselves, and pregnancy loss के chances अगर है तो उस चीज के लिए भी preventive measure करना बहुत important होता है, ताकि miscarriage के chances कम हो जाए। पेरीपार्टम डिप्रेशन रिस्क, तो a lot of time 4 to 8 weeks का जो पीरियड होता है पोस्ट डिलीवरी, तो उसमें काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस के वजह से मूड स्विंग्स होता है, एंड इस लेवल पे होता है दैट समटाइम्स इट लीड्स टू डिप्रेशन। तो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी हम ये चीज जो है आइडेंटिफाई करके, सस्पेक्ट करके उन फीमेल्स को बता सकते हैं हु आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड। देन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली हड्डियों में जो डेंसिटी कम हो जाती है, पोरस फॉर्मेशन होता है, उसको रूल आउट करना इजी हो जाता है। स्पेशली जो लोग मेनोपॉज होते हैं, जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, एल्डरली वुमेन, तो उनमें ये चीज अगर रूल आउट हो जाती है तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क काफी ज्यादा कंट्रोल हम कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिन्हें आर्थराइटिस के चांसेस होते हैं स्पेशली इन द फीमेल्स, तो उनको अगर पहले से ही हम कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह उनके डाइट में इंक्लूड करते हैं, कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी, अलोंग विद सम स्ट्रेचिंग एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, तो उस चीज को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द डीएनए किडनी हेल्थ टेस्ट, तो इसमें हम बेसिकली वो सारे पैरामीटर्स कवर अप करते हैं जो किडनी से रिलेटेड इश्यूज देता है ऑन अ क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो जैसे रिस्क ऑफ हाइपर यूरिसेमिया हो गया, मींस यूरिक एसिड के लेवल्स जो है ब्लड में हाई होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो हाई यूरिक एसिड को हम हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं, एंड परसिस्टेंटली अगर किसी के यूरिक एसिड लेवल्स हाई होते हैं तो उन्हें किडनी स्टोन, गाउट, आर्थराइटिस, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड ऑल्सो इन द वर्स्ट सिनेरियो, अगर इस चीज को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस डबल कर देता है। तो पहले से अगर हाइपर यूरिसेमिया की रिस्क हमें पता होती है, तो हम वो इंडिविजुअल का जो प्यूरन इंटेक होता है, प्रोटीन इंटेक होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इन चीजों पे एज पर द न्यूट्रिशन प्लान काम कर सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो इसमें बेसिकली सिस्ट फॉर्मेशन होता है किडनी में, जो ब्लड फ्लो एंड प्योरिफिकेशन है उसमें जाकर ऑब्स्ट्रक्शन देता है। हाइपोमैग्नीशियमिया मीन्स लो मैग्नीशियम लेवल से होने वाले प्रॉब्लम, जैसे क्रॉनिक फटीग है, टू मच ऑफ नोजिया एंड अनइंटेंशनल वेट लॉस, तो इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो ये बेसिकली किडनी का जो खराब होना होता है, एंड अल्टीमेटली वर्स कंडीशन पे जाके डायलिसिस जैसी नौबत आ सकती है, तो उस कंडीशन को भी रूल आउट कर सकते हैं। चाइल्डहुड स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम,
ये बेसिकली पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में मींस बच्चों के लिए किया जाता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये स्पेसिफिक स्टेरॉइड के लिए कितना सेंसिटिविटी बता रहे हैं। देन आइडियोपैथिक मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी कवर अप करते हैं। रेनल कैल्कुलाइनिस किडनी स्टोन के बारे में भी मालूम पड़ सकता है। तो किडनी स्टोन अगर होने के चांसेस है तो फ्लूइड इनटेक बढ़ाया जाता है। कैल्शियम एंड विटामिन डी का जो बेसिकली सप्लीमेंट या फिर डाइटरी चेंजेस होता है, हम वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो हम किडनी हेल्थ टेस्ट में कवर अप कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू डीएनए इम्यूनिटी टेस्ट। एज यू ऑल नो के हाल ही में जो 3-4 साल पहले पेंडेमिक हुआ था कोविड, तो हमें नहीं मालूम था हमारी इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है उस चीज को फेस करने के लिए, उस चीज को फाइट बैक करने के लिए हमारी इम्यूनिटी कैसी है। बट थ्रू द डीएनए टेस्टिंग का जो ये सेक्शन है इम्यूनिटी टेस्ट वाला, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए आपके जीन्स को देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को डेवलप करने के आपके चांसेस कितने ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वेरियस अदर डिजीजेस। तो ये सारे इन्फेक्शंस को अगर आप लोग कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, तो उस टाइप पे हम बता सकते हैं कि किस तरीके का डाइट आपको फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा से ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। देन मिनरल्स लाइक जिंक हो गया, तो ये सारी चीज न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप इंक्लूड कर सकते हैं। वेरेज लाइफस्टाइल के मैं बारे में बात करूँ तो पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ध्यान देना होगा। देन मूविंग ऑन टू डीएनए ऑटो इम्यून टेस्ट। ऑटो इम्यून बेसिकली वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपकी बॉडी आपके ही सेल आपके ही प्रोटीन को अटैक करती है एंड इन रिस्पॉन्ड टू इट एक क्लिनिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कि बाहर से कोई प्रोटीन या बाहर से कोई ऐसे इन्वेडर्स तो नहीं आ गए हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगी। तो उस चीज को डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है। तो जब आपकी इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स को अटैक करता है तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से कई ज्यादा डिजीजेस को और डिसऑर्डर्स को हमने रूल आउट किया है, जैसे एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बेसिकली आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द बैक, उसके बारे में आइडेंटिफाई होता है। क्रोन्स डिजीज, ये एक तरीके का गट इशू है जिसमें आपका इनर लाइनिंग ऑफ दी गट्स बोल सकते हैं वो इन्फ्लेम होता है, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। सीलियाक डिजीज, सीलियाक डिजीज में बेसिकली इंटॉलरेंस होता है टुवर्ड्स ग्लूटेन एज वेल एज लैक्टोज। एंड जो लोग थायराइड जिन्हें होता है, थायराइड डिसऑर्डर्स, उन्हें सीलियाक डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस, तो ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है जो बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको भी ये रूल आउट करता है। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज में जो एक इंडिविजुअल होता है, पहली बात तो जिन्हें हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, जिनका टीएसएच लेवल मींस थायराइड लेवल्स बहुत ही लो होता है, उन्हें ग्रेव्स डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ग्रेव्स डिजीज में आंखों का बल्ज हो जाना या फिर हार्ट रिदम जो है उसका एबनॉर्मल होना, हाथों में ट्रेमर्स आना, ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं ग्रेव्स डिजीज के। देन क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी चीजें भी हम कवर अप करते हैं। बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपका जो है नर्व्स डैमेज होता है, तो जो सिग्नलिंग होता है हमारा ब्रेन जो कमांड देता है हमारी बॉडी को, डिफरेंट पार्ट्स को कि क्या एक्शन करना चाहिए, उसमें ऑल्ट्रेशन, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। शॉगरिन सिंड्रोम, इसमें आंखों का और माउथ का बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस हो जाता है। देन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ये एक टाइप का लीवर डिसऑर्डर होता है।
अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलॉन्स में अल्सर आ जाते हैं, उसके बारे में है। आइडियोपैथिक मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, ये किडनी से रिलेटेड इशू होता है। देन सोराइसिस, सोराइसिस बेसिकली बहुत ही ज्यादा कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो बेसिकली एक स्किन कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई होने की वजह से इचिंग होता है, इचिंग, रैश, then that will lead to bleeding as well. So ये सारी चीजें जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में कवर अप होती हैं, एंड इट इज वेरी मच हेल्पफुल टू नो कि आप कितने रिस्क पर हो, सो दैट अभी से उस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। देन मूविंग ऑन टू डीएनए आई हेल्थ टेस्ट। आंखों का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है, उसको जेनेटिक टेस्टिंग में हम लोग, डीएनए टेस्ट में हम लोग रूल आउट करके अभी से उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज आंखों का डेफिनेटली इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे एज एन इंडिविजुअल बॉडी में, कि हम उस चीज के बिना तो फिर कुछ भी नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट आवर आई हेल्थ एज वेल। तो यहाँ पर हमने कवर अप किया है रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। आंखों में जो नर्व डैमेज होता है बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट हाई शुगर लेवल्स, स्पेशली डायबिटिक पीपल में जिनके शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली हाई होते हैं, बिल्कुल भी वो ट्रीट और ध्यान नहीं देते हैं उस चीज को, तो उसकी वजह से आंखों में जो डैमेज होता है वो रेटिनोपैथी हो सकता है। तो इसको भी हम रूल आउट कर सकते हैं इफ अ पर्सन हैव डायबिटीज, एंड इफ नॉट, देन डायबिटीज होने के बाद हमें ऑलरेडी मालूम होगा कि रेटिनोपैथी के चांसेस ज्यादा है, तो हम उस चीज को अवॉइड करेंगे। रिस्क ऑफ ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा इज ऑल्सो वन ऑफ द आई डिसऑर्डर्स जो बिकॉज ऑफ द हाई शुगर लेवल्स होता है। तो इसमें बेसिकली ब्लैक पैचेस दिखाई देने लगते हैं, एंड एडवर्स कंडीशन में ये जाकर कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। रिस्क ऑफ कैटरैक्ट, जिसे मोतिया बिंदु भी बोला जाता है, आपको उसके कितने चांसेस हैं आप वो भी पता कर सकते हो। मायोपिया हो गया, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन मीन्स आंखों का जो प्रेशर होता है बॉडी के प्रेशर से ज्यादा होता है, उसके बारे में भी कवर अप किया जा सकता है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, आंखों की जो रेटिना होती है उसके सेल डैमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है, उसको भी हम रूल आउट कर सकते हैं। रेटिनल ऑक्लूजन, सो ये सारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड बेस्ड अपॉन योर जेनेटिक रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स दीज डिसऑर्डर्स, इट इज रेकमेंडेबल कि आपको लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अ डाइट शुड बी रिच इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट, एंड बिसाइड्स दैट आपका जो आंखों का चेकअप होता है एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स होना चाहिए प्रॉपरली। देन उसके बाद हम बात करेंगे डीएनए स्लीप टेस्ट। तो स्लीप टेस्ट में भी बेसिकली वो सारे पैरामीटर्स को रूल आउट किया जाता है जो स्लीप डिसऑर्डर्स जिनको हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया हो गया, तो इसमें मेजरली जो ओबीस पीपल होते हैं, ओबीस पर्सन होता है, वो बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं नींद में। तो बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे ऑफ इन द विंड पाइप, तो फैट इतना ज्यादा हो जाता है कि जब ये लेटते हैं एक पोजीशन में, तो विंड पाइप में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द फैट, दैट क्रिएट्स द साउंड ऑफ स्नोरिंग, तो उसके वजह से खराटा आता है। और जब खराटा आता है, विंड पाइप पे प्रेशर आ रहा है, जितने अमाउंट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल का सप्लाई होता है टुवर्ड्स द ब्रेन, वो अल्टर हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए थ्रू आउट द डे जो जिन्हें ये प्रॉब्लम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, उनको बहुत ड्राउजी और लेजी फील होता है, दे लैक अ लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी टू डू अ टास्क। तो इस कंडीशन में भी आपको मालूम पड़ सकता है कि अगर आपको ओएसए होने के चांसेस है, तो अभी से प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए। और अगर आप लोगों के कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी ये चीज से डील कर रहा है, इट इज एन एड ऑन थिंग कि वो अपना स्लीप स्टडी का टेस्ट करवाकर सीपैप मशीन यूज करके सो सकते हैं, जिससे खराटे नहीं आते। देन टॉकिंग अबाउट स्लीप ड्यूरेशन, स्लीप ड्यूरेशन में बेसिकली जो हमारे नींद का ड्यूरेशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स की नींद जो है इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, बट देर आर फ्यू पीपल जो 7 से अलावा 3-4 घंटा सोकर भी नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का स्लीप डिसऑर्डर होता है।
कैफीन रिलेटेड इंसोम्निया, कैफीन की वजह से जो रातों में नींद नहीं आती है, कंप्लीट इंसोम्निया हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्लीपलेसनेस और इंसोम्निया, अगर कोई इंडिविजुअल है जो बिल्कुल भी कोई ऐसे कैफीन वगैरह कंज्यूम नहीं कर रहा है जागने के लिए, बट स्टिल दैट पर्सन फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्लीप, उनको नींद ही नहीं आती है रात में, तो उस चीज को भी हम स्लीप डिसऑर्डर में कंसिडर कर सकते हैं। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है हम उस चीज को फिलअप कर सकते हैं। Then talking about sleep wake fragmentation, short sleep syndrome, sleep bruxism. स्लीप ब्रुक्सिज्म में बेसिकली एक इंडिविजुअल जो होता है वो दांतों को क्वेंच करता है, तो ये एक वियर्ड तरीके का डिसऑर्डर है, बट देर आर पीपल हु हैव दिस इशू। देन मोडाफिनिल का रिस्पॉन्ड कैसा होता है? मोडाफिनिल बेसिकली एक टाइप का ड्रग होता है जो रात में जागने के लिए हेल्प कर सकता है। सो फॉर द पीपल हु वर्क लेट एट नाइट, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं रातों में जाग कर पढ़ाई करते हैं, उसके लिए ये ड्रग दिया जाता है। बट अगर आप डीएनए टेस्ट में आइडेंटिफाई करते हो कि आपका जेनेटिक रेस्पॉन्स टुवर्ड्स मोडाफिनिल बहुत ही पुअर है, तो आप कॉन्फिडेंटली अपने डॉक्टर को या फिर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को बोल सकते हो दैट आई एम सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर ड्रग, तो मेरा जेनेटिक रेस्पॉन्स इस चीज को अच्छा नहीं, मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उस चीज में आपको ये हेल्प करेगा। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, नार्कोलेप्सी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस, तो ये कुछ हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स है जो हम स्लीप स्टडी डीएनए स्लीप टेस्ट में कवर अप करते हैं। देन मूविंग ऑन टू पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान, अभी तक जो सारे सेक्शंस मैं आपको बताई, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सेक्शंस, हर एक क्लिनिकल कंडीशन को हमने कवर अप किया है, एंड इससे भी ज्यादा बहुत ही वाइड रेंज में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मेंशन होती है। दैट वाज जस्ट द ग्लिम्स टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। तो उस हिसाब से जब आपको पूरा डीएनए टेस्ट समझ में आता है, अब उसके कंसिडरेशन में आप न्यूट्रिशन प्लान करेंगे कि किस डिजीज के चांसेस ज्यादा है, किस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, कौन सा न्यूट्रिएंट वेल टू डू है आपके डाइट में। तो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, आपका टाइमिंग फिक्स हो सकता है, आपके स्लीप जो इश्यूज है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर यूरिक एसिड लेवल हाई है, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन इंटेक हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रख के पूरा आपका न्यूट्रिशन प्लान को पर्सनलाइज करके देते हैं। So that is how it is how much it is helpful to plan a diet according to the DNA report. उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है डीएनए टेस्ट का, तो वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये होता है कि हमें मिलना होता है हमारे जीनोमिक एडवाइजर से, फिर सबमिट करना होता है सलाइवा सैंपल, वो डिस्पैच होता है, आपका डीएनए सैंपल टू हम हमारे तक पहुंचता है, फिर वो टेस्टिंग के लिए हम लैब में भेजते हैं, वहां से फिर जो वेलनेस रिपोर्ट आता है उसकी काउंसलिंग किया जाता है, जो आपका जीन्स जो बोलता है उसके रिकमेंडेशन पे। तो इस तरीके से हम लोग पूरा प्लान आउट करके कैरी आउट करते हैं आपका डीएनए टेस्ट।